तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला ऑप्शन में हम किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। यह सभी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, कहता है कि इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की रोक लगाता है। तो आप चाहे तो अपने मन से किसी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं या किसी धर्म को पालन कर सकते हैं। तो इसमें रोक लगाने, धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। और दूसरा है कि ये सभी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। ये सभी धर्म परिवर्तन पर रोक नहीं लगाता है। कहने का मतलब कोई अपने मन से किसी धर्म में जाता है और तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बलपूर्वक या किसी प्रलोभन से आप अगर धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो ये संविधान के खिलाफ है। तो ये इसलिए ये ऑप्शन 2 नहीं होगा। कहता है ये विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है, ये नहीं, गलत हो जाएगा। तो हमारा ये गलत हो गया 2 और 3। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? आपातकाल कौन घोषित करेगा? ये राष्ट्रपति करेगा। 2 का सी। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट, ये जनवरी माह का आया हुआ है, प्रकाशित की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है ये प्रतिवर्ष भारतीय, तो प्रतिवर्ष नहीं, ये प्रतिवर्ष को कर सकते हैं, वो 2 साल में होता है, एक बार इसका द्विवार्षिक है। तो हमारा एक ऑप्शन ऐसे गलत हो जाता है। अगर एक ऑप्शन गलत हो गया तो ये, और इसमें कहता है कौन सा सही नहीं है। तो एक तो सही नहीं है, तो हमारा आंसर एक होगा, जिसमें एक होगा, इसमें एक है, इसमें एक है। ये ऑप्शन खत्म हो गया। वन क्षेत्र में कहता है 10,000 वर्ग किलोमीटर की अधिक की वृद्धि हुई है। तो ये हमारा सही होगा कि हाँ, वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये सही है। अब कहता है विगत 2 वर्षों में वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई है। तो ये गलत है। तो हमारा हो जाएगा गलत, इसमें कौन कौन सा हो गया? 3 और 1। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद प्रणाली और ब्रिटिश, यहाँ दोनों में समानताएं का क्या विधान है? भारत का संसद प्रणाली और तो भारत का संसद प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच कहता निम्नलिखित कौन सी समानता विद्यमान है? तो पहला ऑप्शन है संसद की सर्वोच्चता, मतलब कहता है वहाँ संसद की सर्वोच्चता है। दूसरा एक निर्वाचित राज प्रमुख होना चाहिए और बहुमत प्राप्त दल का शासन। कहता सही उत्तर इनमें से कौन सा है? संसद की सर्वोच्चता के बारे में देखा जाए तो भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं: औपचारिक और वास्तविक कार्यपालिका, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, बहुमत दल का नेता होता है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है,
विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होता है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। निचले सदन लोकसभा या विधानसभा का भी गठन भी होता है। ब्रिटिश संसद प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली में कुछ जो अंतर है, उदाहरण के लिए भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है, ठीक है। और भारत में राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में ये होता है वंशानुगत, मतलब प्रमुख राजशाही होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। निर्वाचित राज्य प्रमुख, ये भी गलत हो जाएगा। ये है बहुमत दल का शासन, तो वहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा है। नीति आयोग कहते हैं, नीति आयोग एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, विशिष्ट आमंत्रित और मुख्य सीईओ होता है। ये कहता है उपयुक्त में से किसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो पहली बात तो अध्यक्ष खुद इसका कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, तो खुद को तो नियुक्त करते नहीं होंगे। तो अब जिसमें एक नहीं है, अब एक इसमें एक नहीं है और इसमें एक नहीं है, बचा दो ऑप्शन। तो उपाध्यक्ष को नियुक्त करते हैं, विशिष्ट को नियुक्त करते हैं, मुख्य और सीईओ को नियुक्त करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया। संविधान के निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं? तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है एकल और लचीला संविधान। एक संविधान है और कठोर भी है और तो हमारा संविधान कठोर भी है और नरम भी है, तो इसलिए लचीला संविधान है। और हमारा एकल ही संविधान है, राज्य और केंद्र का। तथा अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है, जो इसका तैयारी कर रहे हैं पूरे देश में इसका सेवा होता है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्रावधान है, सही बात है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है प्रवृत्ति है, एकात्मक प्रवृत्ति वाले। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के बारे में कहता है। तो पहला है कि एनपीआर में केवल नागरिक शामिल होते हैं। ये देखिए, केवल जहाँ यूपीएससी डालता है वहाँ लगभग हमेशा गलत होने का चांस ही होता है, तो ये गलत है। अब गलत क्यों है? कि केवल नागरिकों को नहीं है, सामान्य निवासी को भी है। ये दोनों अलग चीज़ है, नागरिक और सामान्य निवासी। सामान्य निवासी का तात्पर्य है वैसा आदमी जो किसी देश से आया और कम से कम 6 महीने तक भारत में रहना चाहता है या पहले से रह रहा है, तो उसको सामान्य निवासी कहते हैं। और नागरिक जो यहाँ का नहीं नागरिक है, तो ये सामान्य निवासी के लिए और नागरिक के दोनों के लिए एनपीआर है। तो सामान्य निवासी के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। ये सही है, ये गलत है, गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2011 में जनगणना के मकान सूचीकरण के आंकड़े साथ एकत्र किए गए थे, तो ये भी सही है। हमारा 2 और 3 से हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई आरोपित सीमा नहीं है। एकदम सीमा है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIIB एशिया अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ निवेश पर विचार कीजिए। कहते भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, ये बात सही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं है, बिल्कुल।
ये दोनों इसका सदस्य नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसकी व्याख्या देखना चाहते हैं तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। हाल ही में आरबीआई के पूर्ण गवर्नर उर्जित पटेल की बीजिंग में स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उर्जित पटेल बन गए हैं उपाध्यक्ष एआईबी का। और ये बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार करना। कहता है ये अभी तक अध्यक्ष मंडल में 167 परियोजनाओं को पैसा अनुमोदित कर चुका है और इसमें से 105 सदस्य शामिल हैं। इसके अध्यक्ष सदस्यों को स्वीकार करने के लिए इसकी सदस्य खुली है, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और सबसे ज़्यादा किसी को ऋण दिया गया है तो वो है भारत को। कहते हैं भारत को $6.2 अरब की 28 परियोजना के लिए वित्त पोषित किया गया है। कहते हैं आरंभ में 70 सब्सिडी परियोजनाओं के वित्त पोषित किया गया था, परंतु वर्तमान परियोजना की सारी अकेले एआईबी द्वारा वित्त किया जा रहा है। और चीन का सबसे ज़्यादा इस बैंक में शेयरधारक है। उसके बाद आधा नंबर किसका, भारत का। भारत दूसरे नंबर पे है और अमेरिका और जापान इसका सदस्य नहीं है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। कहता है लोकतंत्र की कमियां हो सकती है। लोकतंत्र की क्या कमी हो सकती है? कहता है लोकतंत्र नेता बदलते रहते हैं। बात सही है, हर 5 साल में चुनाव होता है, नेता बदलेगा नहीं भी बदलेगा। और नेता जब बदलता है तो स्थिरता उत्पन्न हो सकती है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि ये चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है। क्योंकि लोग 5 साल के लिए चुनते हैं, जितना हो भ्रष्टाचार कर लेते हैं, हो सकता है ये प्रतिस्पर्धा पर आधारित हो। लोकतंत्र में उग्र और गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी बात नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। और सही कौन सा हो जाएगा कि ये अस्थिरता को उत्पन्न हो सकता है क्योंकि सरकार बदलती रहती है। जैसे देखिए चीन में तो सरकार नहीं बदलती है, जिनपिंग साल 2013 से ही अभी तक है। और ये क्या होता है, चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है। और 3 जो है कि ये संभावना बढ़ाती है, गैर जिम्मेदाराना नहीं करती है। तो हमारा आंसर कौन है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मूल अधिकार के संदर्भ में कौन सा कहता है, मूल अधिकार से क्वेश्चन है। तो कहता है ये अनुलंघनीय प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो क्या मूल अधिकार में उल्लंघनीय प्रकृति कभी उल्लंघन नहीं हो सकता और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। और नेक्स्ट है ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए कार्य करता है। तो बात सही है, इसमें कहता है सही उत्तर चुनना। ये तो एकदम सही है। ये कानून ही बनाता है कि इसलिए कि मूल अधिकार को ध्यान में रखते हुए। और ये राज्य के और निजी दोनों व्यक्तियों के लिए होता है। राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। 2 और 3 किधर गया, 11 का सी। आगे देखते हैं। और इसमें एक बार ध्यान भी रखना है कि मूल अगर संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि वो मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है, तो हम संशोधन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आगे मूल कर्तव्य होता है। मूल अधिकार ये है, मूल कर्तव्य के बारे में सही बताइए। इसका उपयोग न्यायालय द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। और दूसरा है कि इससे संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। तो कौन सा कोट सही है? तो न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है, सही बात है। और संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है, तो ये दोनों सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्ष की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं?
धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, राज द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। भारत में तो किया जाता है, तो ये तो पहले गलती हो गया। अब यह गलती हो गई तो ये खत्म हो गया। हमारे पास बचा ये 2 ऑप्शन। अब कहता है किसी भी नागरिक को धर्म जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है, बात तो सही है, नहीं किया जाना चाहिए, तो 2 सही है। अब प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मांध संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। इसकी स्थापना कर सकता है और पोषण का अधिकार है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के, प्रतिबंध कुछ हद तक है, तो तुम्हारा आंसर ये भी गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल 2। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 3 का देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता असीम नहीं है, ठीक है। जब असीम नहीं है तो इस पर कुछ तो प्रतिबंध आरोप किए। उदाहरण के लिए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसके किसी अनुभाग को धार्मिक या प्रयोजन के लिए संस्थानों की स्थापना और प्रत्येक पोषण का अधिकार है, किंतु ये लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के अधीन होता है। तो आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन है। कहता है उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित कौन से वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है। RI कोलितवाद 2017, गोलकनाथवाद 1967, मेनका गांधी 1978 या मिर्वा माल्स 1980। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 14 के बी। 2 और 3 हम देखते हैं इसमें व्याख्या में, ये और ये सही है। कहते हैं हाल ही में सुर्खियों में रहा वेडल सागर। और वेडल सागर क्यों सुर्खियों में रहा था? जर्मनी ने बस रिसर्च किया था। तो कहाँ रिसर्च किया था? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, आर्कटिक में। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, वेडल सागर अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 का। कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन पर विचार कीजिए। एक संवैधानिक निकाय है, ये इसका अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा संवैधानिक निकाय नहीं है, ये हो गया गलत, ये सही है, तो 17 हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कहता है ये कार्यपालिका को आदेश या विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जा सकता है, ये तो सही है। ये प्रत्येक उसके किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, ये प्रत्येक किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा एक मूल अधिकारों का परिवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय के मूल एवं अन्य अधिकार से प्राप्त है, ये भी सही है। कहता है कि संविधान की एक मूल विशेषता और इससे संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं हटाया सकता, बस सही है। तीनों सही थी हमारा आंसर। भारत में संघ राष्ट्र क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायित्व है? राज्य क्षेत्र के गठन, ये क्वेश्चन है, पुडुचेरी का मामला आया था जनवरी में, उसको राज अपना एक वो यूटी है और स्टेट बनना चाह रहा था। उससे संबंधित क्वेश्चन है कि राज्य क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित कौन सा कारण उत्तरदायित्व है? सांस्कृतिक भिन्नता है, सामरिक महत्व होना चाहिए, जनजातीय लोगों का हित हो, प्रशासनिक महत्व, ये सब है महत्व, ये सब सही हो डी आंसर। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद
अनुच्छेद 19 के बारे में कहता है, वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? मौन रहने की स्वतंत्रता, ये भी एक स्वतंत्रता है। हड़ताल का अधिकार, ये हड़ताल का अधिकार नहीं है। प्रशासन का अधिकार, प्रसारण का अधिकार, ये भी सही है। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, तो 2 अगर गलत कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए नंबर। अच्छा, तो 20 क्वेश्चन हुआ, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो ये हमारा पहला पार्ट है, ये 5 पार्ट में ये पूरा टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।